नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 24 का महामुकाबला अंतिम दौर में है। 1 जून को 7वें चरण के लिए चुनाव होना है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। मोदी की मौन साधना को लेकर के राजनीति चरम पर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम से ही फ्री होकर तपस्या साधना के लिए गए हों। इससे पहले 2014 महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ के किले और 2019 में केदारनाथ के रुद्र गुफा में भी वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तो फिर इस बार विपक्ष को गड़बड़ी क्यों नजर आ रही है? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करें। अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण प्रतिबंधित होना चाहिए। इसमें गुनाह क्या है, इसमें गैर कानूनी क्या है, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। प्रधानमंत्री से पहले वो इस देश के नागरिक हैं। हर नागरिक का हक है ध्यान करना, भगवान के पास जाना। ये तो हद पार कर लिए ये लोग। – 2024 लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया और इसके बाद चुनावों के दौरान देश के कोने कोने में सभाएं और रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे हैं, जहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री 24 घंटे का ध्यान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा मानने वाले प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान क्या क्या होगा, इसकी कैसी तैयारियां की गई हैं, रिपोर्ट में देखिए। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान 72 दिन के अंदर देश के कोने कोने में 148 से ज्यादा रैलियों के जनसमुद्र को संबोधित किया, और अब कन्याकुमारी में समंदर की लहरों के बीचों बीच रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री की मौन साधना शुरू हो रही है। चुनावी रणनीति राजनीतिक दाव पेचों से दूर, ध्यान चुनाव नतीजों से पहले मन को शांत करेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में साधना की, और 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में काफी महत्व है, और उनसे जुड़े स्थान पर यह साधना भी बेहद खास है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता।
इसी जुड़ाव की वजह से देश के उत्तरी राज्य पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री ने 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आखिरी रैली को संबोधित किया। इसके बाद उनका अगला पड़ाव देश का दक्षिणी कोना कन्याकुमारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में 45 घंटे रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री भगवती अम्मन मंदिर में पूजन करेंगे। इसके बाद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे। रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री 24 घंटे की साधना करेंगे। कन्याकुमारी से वापसी के पहले प्रधानमंत्री तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा देखने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी पहुंचने से पहले ही तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। नरेंद्र के स्थान पर नरेंद्र साधना करने जा रहे हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनसे जुड़े इस खास स्थान को लेकर देश की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। एक तरफ पीएम मोदी ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ मोदी का ये आध्यात्म अवकाश चुनाव आयोग तक पहुंच गया। कांग्रेस और टीएमसी समेत कई दलों ने मोदी की ध्यान साधना कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही इसके मीडिया प्रसारण रोकने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की। विपक्ष के इस एक्शन को बीजेपी उनकी बौखलाहट बता रही है। पीएम मोदी की साधना और आध्यात्म पर कैसे छिड़ा है सियासी संग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। मैं कह रही हूं ये लोग भोकला गए हैं। पीएम मोदी का ध्यान, विपक्ष का संग्राम। एक तरफ साधना, दूसरी तरफ सियासत। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी, उस वक्त पीएम मोदी ध्यान में लीन होंगे। लेकिन पीएम मोदी की साधना को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष पीएम मोदी की साधना को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको। ये मेडिटेशन है ही नहीं, ये चुनाव को प्रभावित करने का एक हथकंडा है। विपक्षी गठबंधन ने प्रधानमंत्री की ध्यान साधना के मीडिया प्रसारण पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई है। विपक्ष का कहना है कि मतदान के दिन पीएम मोदी की ध्यान साधना की तस्वीरें वोटर्स को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं बीजेपी इसे चुनाव में हार के डर की बौखलाहट बता रही है। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाए और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाएं। साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये साधना ही सब कुछ है। हालांकि किसी की साधना और ध्यान उसका व्यक्तिगत मामला और मौलिक अधिकार से जुड़ा है, मगर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री के आध्यात्म कार्यक्रम पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं की अलग अलग दलील है। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है। घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है। क्या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का, ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं? अभी इनके हाथ भारत देश पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी आध्यात्म अवकाश पर गए हैं। 2014 में अपने पहले लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में भी नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ के शिवाजी किले में ध्यान लगाने गए थे। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के अंत में भी वो केदारनाथ की रुद्र गुफा में 18 घंटे ध्यान में थे। और अब यानी 2024 का चुनाव प्रचार जब खत्म हो चुका है, तो पीएम कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने वाले हैं। पीएम मोदी के ध्यान और साधना को विरोधी सियासी चश्मे से देख रहे हैं, तो वहीं साधु संतों में इसे लेकर बेहद खुशी है और वो विपक्षी दलों को भी ध्यान लगाने की नसीहत दे रहे हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपने साधनाओं के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से इनको विजय प्राप्त होती है। ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है।
जाहिर है सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तर्क और दलील, मगर इन तमाम बहस और विवादों से दूर प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद की शरण में पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन और उनके मंथन की। 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग खत्म हो जाएगी तो इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। क्या होगा एजेंडा, कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा। उनको डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। आखिरी दौर की वोटिंग के बाद एक तरफ इंडिया गठबंधन का प्लान तैयार है तो दूसरी तरफ तंज और जुबानी जंग का भी दौर जारी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या हो सकता है। 24 में आने वाली सीटों पर चर्चा हो सकती है। कितने वोट कन्वर्ट हुए इस बात की भी चर्चा हो सकती है। चुनाव प्रचार से संतुष्टि पर बातचीत होगी। पीएम के चेहरे पर भी मंथन हो सकता है। बैठक की प्लानिंग पर कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है और आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से भी अपनी प्लानिंग और बैठक के एजेंडे पर चर्चा की तो जी न्यूज के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मोदी की साधना पर भी तंज कसने से नहीं चूके। ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है। हम काउंटिंग के दिन क्या क्या स्टेप्स लेना और क्या क्या करना इसके बारे में सोच रहे हैं। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यानी 1 जून को एक मंच पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की पूरी फौज जुटेगी। अब आपको बताते हैं कि अंदर की खबर क्या है। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल ईवीएम में गड़बड़ी होने के मुद्दे पर एकमत हैं। इसलिए इस बैठक में काउंटिंग के दिन किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, इस बात को लेकर मैराथन चर्चा की जाएगी। खास तौर पर फॉर्म 17C की अहमियत पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। 1 जून की बैठक के लिए कांग्रेस ने अपना एजेंडा बताया तो सत्ता पक्ष भी तंज की मुद्रा में उनका एजेंडा बताने में पीछे नहीं है। डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। टिकट लेते होंगे बाहर का, विदेश का, उनको मालूम है करारी हार होने वाला है तो दोनों जुबराज जो हैं, चाहे कांग्रेस के जुबराज हो या राजद के जुबराज हो, कहीं विदेश यात्रा पर जाएंगे। 28 विपक्षी दल एनडीए के खिलाफ एक साथ हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो बाहर से गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है, जबकि बैठक में शामिल होने के मसले पर ममता पहले ही इनकार कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापसी की बड़ी उम्मीद है तो बीजेपी को 400 पार का आंकड़ा पार करने का पूरा भरोसा है, लेकिन 90 लोकसभा सीटों पर अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के चुनावी संग्राम में प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों तरफ के नेताओं ने चुनावी महाभारत को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सत्ता के संग्राम में अभी आखिरी राउंड की वोटिंग बाकी है। यानी 1 जून को आखिरी दौर के लिए मतदान के बाद सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसका भी अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी की कहां सीधी टक्कर, 90 सीटें कैसे बिगाड़ेंगी बीजेपी का खेल। शायद यही वो वजह है जब अपनी चुनावी भाषणों में मोदी हो या अमित शाह या फिर जेपी नड्डा जैसे दिग्गज कांग्रेस पर सबसे ज्यादा आक्रामक रहे। अगर पीक चुनावी सीजन में पीएम मोदी के एक्स प्रोफाइल का एनालिसिस किया जाए तो इस दौरान उन्होंने कुल 1159 पोस्ट किए। इनमें सबसे ज्यादा 200 बार कांग्रेस का जिक्र किया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो 90 सीटें जिस पर कांग्रेस 24 में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है।
कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती थी। इस बार इंडिया अलायंस बनाकर ज्यादा ताकत के साथ लड़ रही है। अगर 10 और सीटें भी जुड़ गईं, तो बीजेपी के लिए 10 सीटों का नुकसान ही होगा। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस अगर 90 के आंकड़े पर पहुंच गई, तो बीजेपी को 272 के आंकड़े से नीचे रोक सकती है। और कहीं उसे 100 सीटें मिल गईं, तब तो राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल हो जाएगी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें, तो बीजेपी 303 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस पार्टी 52 सीट जीत पाई थी। बीजेपी को मिले वोटों का प्रतिशत 37.3 था, तो कांग्रेस को 19.7% वोट मिले थे, यानी दोनों के बीच 20% वोटों का अंतर था। हकीकत यह है कि 2019 में देश की 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर रही, जहां दोनों पार्टियां टॉप 2 पोजीशन में रहीं। और इन्हीं 190 सीटों में अगर 90 सीटों पर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुई, तो मामला पलट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।